Welcome back, students. Let's start with NCERT read along exercise. Summary of the chapter System of Particles and Rotational Motion. So, the first point of summary is ideally, a rigid body is one for which the distance between different particles of the body do not change. तो ये पहचान है बच्चों दृढ़ पिंड की यानी रिजिड बॉडी की कि उसके जो कण हैं उनके बीच की दूरी में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है इवन दो देयर आर फोर्सेस ऑन देम चाहे कितना ही परिमाण का बल हम वहां पे लगाएं सेकेंड पॉइंट रिजिड बॉडी फिक्स्ड एट वन पॉइंट और अलोंग ए लाइन कैन हैव ओनली रोटेशनल मोशन ठीक है किसी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट अगर उसको बाउंड कर दिया है तो सिर्फ उसमें रोटेशनल मोशन होगा रिजिड बॉडी not fixed in some way can have either pure translation or a combination of translation and rotation पर अगर हम किसी अक्ष के सापेक्ष उसको फिक्स नहीं कर रहे हैं यानी किसी एक्सिस के अबाउट उसको फिक्स नहीं कर रहे हैं तो उसमें ट्रांसलेशनल या रोटेशनल या दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है in rotation about a fixed axis every particle of the rigid body moves in a circle which lies in a plane perpendicular to the axis and has its center on the axis. तो रोटेशन में ऐसा ही होता है सर्कुलर पाथ में मूव करता है हर रिजिड बॉडी का हर पार्टिकल एवरी पॉइंट इन द रोटेटिंग रिजिड बॉडी हैज द सेम एंगुलर वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम और ऐसे सिचुएशन में हर पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है जबकि लीनियर स्पीड अलग अलग होती है तो मैं समझता हूं कुछ बच्चों ने उस झूले का अनुभव किया होगा एक्सपीरियंस किया होगा कौन सा झूला आजकल तो मेला वगैरह सब बंद हो गए हैं पर पहले जब मेला लगा करता था और हम बात करें कोटा में भी जब मेला लगता था तो ये झूला जरूर वहां पर आता था जिसमें मैरी गो राउंड टाइप ऊपर से रस्सियां लटकी हुई होती थी अगर मैं आपको इसे बनाकर बताऊं तो कुछ इस तरह का झूला था जिसमें ये तो हो गया स्टैंड सेंटर स्टैंड और रस्सियां हुआ करती थी बच्चों स्ट्रिंग्स इस तरह की जिसपे कोई जानवर जैसे घोड़ा हाथी इस तरह के शेप्स होते थे इस पे लोग बैठते थे और जब ये झूला घूमता था तो सोच के देखिए जिसका वजन ज्यादा होगा वो ज्यादा दूर जाएगा या जिसका वजन कम होगा वो ज्यादा दूर जाएगा या सब बराबर दूर जाएंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से व्हाट डू यू थिंक है ना बहुत अच्छी फिजिक्स यहाँ पे लग रही है यहां पर मान लीजिए एम मास का आर्टिकल बोले एम मास वो जो आर्टिकल है वो मान लो घोड़ा है हाथी है हिरण है जिस पर एक आदमी बैठा है तो दोनों का मास मिलाकर m है तो उनका वेट mg काम कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में जबकि mv स्क्वायर बाय r वो काम करेगा रेडियली आउटवर्ड्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो इसको मैं m ओमेगा स्क्वायर r भी लिख सकता हूं ओमेगा सबके लिए अगर हम सेम माने जो कि है तो r किसका ज्यादा होगा अगर सब पर सेम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता हुआ माने है ना इसको अलग अलग एस्पेक्ट में समझा जा सकता है जिसका m कम होगा उसका r ज्यादा होगा इसके हिसाब से तो और दूसरा कंसेप्ट अगर हम लगाएं जब मक्खन निकालते हैं दही को भिगोकर तो मक्खन जो है ऊपर आ जाता है ठीक है मक्खन ऊपर आ जाता है या छिटक कर दूर चले जाता है जब दही को भिगोया जाता है तो मक्खन दूर छिटक के जाता है या छाछ दूर छिटक कर जाती है जस्ट थिंक अबाउट ऐसे ही कपड़े धोने वाली मशीन में जब कपड़ों को घुमाया जाता है ड्रायर ड्रम में तो उसमें से पानी छिटक कर ड्रायर ड्रम के छेद में से बाहर निकल जाता है इसलिए निकल जाता है कि पानी ज्यादा भारी होता है या इसलिए निकल जाता है कि पानी कपड़ों से हल्का होता है तो
अलग अलग जगह ये कंसेप्ट अलग अलग तरह से लग रहा है, थोड़ा सा बारीकी में जाकर ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इन सारे पॉइंट्स को जो डे टू डे लाइफ से लिंक्ड हैं इनको समझने की कोशिश करेंगे तो क्लैरिटी आ जाएगी। फॉर एग्जांपल वॉशिंग मशीन के ड्रायर का अगर मैं जिक्र करूं तो कपड़ा और पानी दोनों सेम रेडियस पे घूम रहे हैं, ठीक है। तो जिसका मास ज्यादा है यानी पानी का मास ज्यादा है कपड़े से, डेफिनेटली पानी भारी है कपड़ा हल्का है, तो पानी पर mv²/r ज्यादा लगेगा और उसकी वजह से वो निकलकर बाहर जाएगा बिकॉज ऑफ दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो क्या हम इस कंसेप्ट को यहां लगा सकते हैं जो लिख ले कि जिसका मास ज्यादा होगा उस पर mv²/r ज्यादा लगेगा तो उसका एंगल ज्यादा बनेगा, वो ज्यादा दूर जाएगा। तो ये आपको थोड़ा सा सोचना है, एक्सरसाइज करनी है दिमाग में, या प्रैक्टिकली आप करके देख सकते हैं। अलग अलग मास के सेल लटकाकर ऐसा झूला आप बना सकते हैं छोटे पार्टिकल्स के लिए, प्रोटोटाइप या मॉडल, और फिर चेक कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी हो जाएगी, जस्ट ट्राई दिस। In pure translation, every particle of the body moves with the same velocity at any instant of time। हमने डायग्राम बना के डिस्कस किया था, जैसे आपके जो साइकिल है उसमें हमने ताला लगा दिया, ठीक है, साइकिल में पीछे ताला लगा दिया। ज्यादातर ऐसा होता था, हम जब छोटे थे हमारे बड़े भाई वगैरह के जो बड़े जो भाई बहन होते थे उनकी जो साइकिलें होती थी उनमें वो ताला लगा देते कि हम नहीं चला पाए। फिर जिद होती थी छोटे बच्चों की, वो ताला लगी हुई साइकिल को भी घसीटते थे, तो आगे वाला पहिया तो गोल गोल घूमता था, उसमें ताला नहीं होता था। वो तो कौन सा मोशन करेगा, रोलिंग मोशन, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन। और पीछे वाले में ताला लगा हुआ है उसको जबरदस्ती घसीट रहे हैं, तो उसमें क्या सिचुएशन होगी, वो कैसा मोशन करेगा, ताला लगा हुआ है, पहिया घूम नहीं सकता है, तो इसका हर पॉइंट सेम वेलोसिटी से चलेगा, ये करेगा प्योर ट्रांसलेशन पीछे वाला पहिया बिकॉज ऑफ द लॉक। तो समझ गए होंगे। Angular velocity is a vector, its magnitude is omega is d theta by dt and it is directed along the axis of rotation। जितने भी angular quantities हैं all of them are directed along the axis of rotation। For rotation about a fixed axis, this vector omega has a fixed direction। आप किसी सिक्के को जब लुढ़काते हैं या आपको पता है स्लो साइक्लिंग जब आप कर रहे हैं तो एंगुलर वेलोसिटी की सर्टेन डायरेक्शन है और वहां पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो तब तक जब तक मोशन रहता है, सिक्का जब तक घूमता है तब तक गिरता नहीं है, क्योंकि गिरेगा तो ओमेगा की डायरेक्शन चेंज होगी, ओमेगा की डायरेक्शन चेंज होगी तो आई ओमेगा यानी एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन चेंज होगी, बट इट इज कंजर्व, तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, नहीं होनी चाहिए, इसलिए वो गिरता नहीं है। जब तक मोशन में रहेगा तब तक गिरेगा नहीं। और ये कंसेप्ट कई जगह लगता है बच्चों आई ओमेगा कंजर्वेशन के साथ। तो डे टू डे लाइफ के बहुत सारी घटनाओं को आप लिंक कर सकते हैं कि जब तक वो मोशन में रहेगा। आपको पता है जब आपने साइकिल चलाना सीखा था तो बैलेंसिंग कब हो पाती थी, जब साइकिल थोड़ा तेज चलती थी, धीरे चलती थी तो बैलेंस करना मुश्किल होता था। ओके, पॉइंट नंबर 6, the vector or cross product of two vectors a and b is a vector written as a cross b। The magnitude of this vector is ab sin theta and its direction is given by the right-handed screw or the right-hand rule। Point number 7, the linear velocity of a particle of a rigid body rotating about a fixed axis is given by v equal to omega cross r। तो जो रैखिक वेग है वो रैखिक वेग कितना होता है, कोणीय वेग का क्रॉस गुणन, सदिश गुणन लिया जाए r के साथ, इसके तुल्य होता है। हिंदी में बोल दिया बच्चों मैंने, हिंदी सीखना अच्छी बात है, हिंदी वाले अंग्रेजी सीखे, अंग्रेजी वाले हिंदी सीखे। r is the position vector, r है स्थिति सदिश of the particle with respect to an origin along the fixed axis, नियत अक्ष के सापेक्ष। The relation applies even to more general rotation of a rigid body with one point fixed। In that case, r is the position vector of the particle with respect to fixed point taken as the origin। ठीक है, तो एक डायग्राम था जिसको हमने 2-3 जगह डिस्कस किया था ट्रायंगल लॉ लगाकर कि ये r सर्कुलर मोशन, एक ही प्लेन में मोशन हो रहा है, लैमिना है, तब तो ठीक है,
पॉइंट जिसके अबाउट जिसमें से होकर एक्सेस पास हो रहा है परपेंडिकुलर, वो है डायग्राम में दिखा देता हूं मैं आपको फॉर क्लियरिटी। देखिए, अगर बॉडी है प्लेन लैमिना जैसे और ये जा रहा है एक्सेस, और हम बात कर रहे हैं इस पार्टिकल P की, then R is simply this position vector and here is the origin। पर अगर ये बॉडी इस तरह की नहीं है, रिजिड बॉडी एक प्लेन में नहीं है, तो इन दैट केस अगर ओरिजिन कहीं और डिफाइंड है, ऐसा भी हो सकता है, ओरिजिन जरूर नहीं यहाँ पे हम यहाँ ले सकते हैं, O डैश इज द ओरिजिन सपोज, तो ऐसे सिचुएशन में ये एक ट्राइंगल बन जाता है और इसमें हम ट्राइंगल लॉ लगाकर पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं। दिस विल बिकम द पोजीशन वेक्टर। तो ये दोनों तरह के आर का डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। The center of mass of a system of particles is defined as a point whose position vector is r equal to sigma mi ri upon capital M, और center of mass के about सभी masses के moments का sum 0 होता है। Velocity of the center of mass of a system of particles is given by v equal to p by m, where p is the linear momentum of the system. The center of mass moves as if all the mass of the system is concentrated at this point। इस तरह से मूव करता है। तो अभी दिवाली आ रही, जैसे पटाखे बैन हो गए बच्चों इस साल, है ना। मोस्ट ऑफ द जो राज्य हैं, ज्यादातर राज्यों में ये पटाखे जो हैं बैन हो गए हैं, ज्यादातर स्टेट्स में पटाखे बैन हो गए। तो आपने सूतली बम बत्ती जलाकर फेंका, तो उसकी जो ट्रेजेक्टरी है उसके रेफरेंस में आप इस पॉइंट को समझ सकते हैं। Center of mass moves as if all the mass of the system is concentrated at this point। क्योंकि एक्सटर्नल कोई फोर्स होता नहीं, जब वो फटता है सारा फोर्स इंटरनल होता है, तो सेंटर ऑफ मास अभी भी उसी पाथ को फॉलो करता है। If the total external force on the system is 0, then the total linear momentum of the system is constant, और इस पे हम कई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पॉइंट नंबर 10 है, the angular momentum of system of n particles about the origin is capital L से हमने दिखाया सिग्मा ri क्रॉस pi, जहां पे i की वैल्यू 1 से n तक वैरी करेगी, r क्रॉस p होता है। टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स ऑन ए सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स अबाउट द ओरिजिन इज, वो हम निकाल सकते हैं टॉ इक्वल टू सिग्मा ri क्रॉस fi, i इक्वल टू 1 to n, या जितने भी इनफाइनाइट पार्टिकल तो इनफाइनाइट। The force Fi acting on ith particle includes the external as well as the internal forces. Assuming Newton's third law and that force between any two particles act along the line joining the particles, we can show that tau internal equal to 0। हमने ये प्रूव किया था बच्चों डिस्कशन के दौरान कि जो भी आंतरिक आघूर्ण है उनका योग शून्य हो जाता है, इंटरनल टॉर्क्स का समेशन 0 हो जाता है, और जो बचता है सिर्फ एक्सटर्नल टॉर्क बचता है, यानी dl by dt is because of external torque by आघूर्णों के कारण ही है सिर्फ। रिजिड बॉडी इज इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होगी। इक्विलिब्रियम कब मानते हैं हम? इफ सिग्मा f 0 हो जाए तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, सिग्मा टॉ 0 हो जाए तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम। सिग्मा टॉ 0 होने का मतलब ये भी है कि सिग्मा r क्रॉस f 0 हो जाए। और the center of gravity of an extended body is that point where the total gravitational torque on the body is 0। तो ग्रेविटी के फोर्स की वजह से जो टॉर्क है उसका सम 0 जहां पर होगा उसे हम बोलेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और मासेस के मोमेंट्स का सम जहां 0 होता है उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर बॉडी एक्सटेंडेड नहीं है, जिसके लिए अलग अलग पार्ट के लिए स्मॉल जी की वैल्यू अलग अलग हो, तब तक सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों एक ही पॉइंट होते हैं। The moment of inertia of a rigid body about an axis is defined by the formula I equal to sigma mi ri square, where ri is the perpendicular distance of the ith point of the body from the axis। Kinetic energy of rotation को हम define कर सकते हैं half I omega square। तो moment of inertia के लिए formula लिख दिया हमने, kinetic energy के लिए लिख दिया। The theorem of parallel axis Iz dash equal to Iz plus ma square allows us to determine the moment of inertia of a rigid body about an axis as the sum of the moment of inertia of the body about a parallel axis through its center of mass and the product of mass and square of the perpendicular distance between these two axes।
मैं आपको क्लियर कर दूं बच्चों, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस से भी ज्यादा जो थ्योरम काम आएगा वो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस है। आप देखेंगे डिफरेंट सिचुएशंस में, डिफरेंट क्वेश्चंस में थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस ज्यादा यूजफुल साबित होगी कंपेयर टू थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। Question point number 15. Rotation about a fixed axis is directly analogous to linear motion in respect of kinematics and dynamics. तो सिमेट्री है, ट्रांसलेटरी मोशन से हम इसको लिंक कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 16. द एंगुलर एक्सेलेरेशन, जो कोणीय त्वरण है, ऑफ ए रिजिड बॉडी, किसी दृढ़ पिंड के लिए, रोटेटिंग अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस इज गिवन बाय, यहाँ इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, आई अल्फा टॉ के बराबर होता है, तो अल्फा हो जाएगा टॉ अपॉन आई। If the external tau is zero, tau zero हो जाए तो the component of angular momentum about the fixed axis I omega of such a rotating body is constant. तो I omega constant हो जाएगा। सब पढ़ चुके हैं हम लोग, just revision summary है पूरे चैप्टर की। 17 पॉइंट for rolling motion without slipping, ये कंडीशन होती है बिना फिसले, प्योर रोलिंग मोशन। तो V center of mass R omega होता है, V center of mass is the velocity of translation, that is of center of mass, r radius है, m mass of the body है, तो kinetic energy of such a rolling body is the sum of kinetic energies of translation and rotation, इसलिए हम उसको ऐसे लिख सकते हैं half mv cm square plus half I omega square। और यहीं से हमने देखा था k square by r square की इंपॉर्टेंस क्या है, वो जो फैक्टर है, क्योंकि 1 plus k square by r square यहाँ पे आ जाता है। हमने इस चैप्टर में जो नई क्वांटिटीज जिनसे हम फैमिलियर हुए उनमें थे एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिनके ये रिस्पेक्टिवली सिंबल्स हैं, डायमेंशंस हैं, यूनिट्स हैं, और इनके फॉर्मूले यहाँ पर लिखे हैं, तो ये लिखकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं पॉइंट्स टू पॉन्डर। पहला पॉइंट है टू डिटरमाइन द मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम, नो नॉलेज ऑफ इंटरनल फोर्सेस ऑफ द सिस्टम इज रिक्वायर्ड। इंटरनल फोर्सेस रोल प्ले नहीं करते, इंटरनल टॉर्क भी रोल प्ले नहीं करते। फॉर दिस पर्पस वी नीड टू नो ओनली द एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन द बॉडी, जैसे कि हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में भी सीखा था। सेपरेटिंग द मोशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एज, that is the motion of the center of mass, translational motion of the system, and motion about that is relative to the center of mass of the system, is a useful technique in dynamics of a system of particles. One example of this technique is separating the kinetic energy of a system of particles k as the kinetic energy of the system about its center of mass k dash and the kinetic energy of the center of mass mv square by 2 यानी half mv square। तो क्या किया हमने, ब्रेक कर दिया दो पार्ट में। जो काइनेटिक एनर्जी है उसको काइनेटिक एनर्जी अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम अबाउट इट सेंटर ऑफ मास वो हो गया k डैश, एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास। न्यूटन सेकेंड लॉ फॉर फाइनाइट साइज बॉडीज और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स बेस्ड on Newton's second law and also Newton's third law for particles। तो finite size bodies यानी rigid bodies के लिए या system of particles के लिए किस पर based है, second और third law दोनों पर based है। To establish that the time rate of change of the total angular momentum of a system of particle is the total external torque in the system, उसके बराबर होती है ये rate, ये हम prove कर सकते हैं। We need not only Newton's second law, इसके साथ साथ क्या चाहिए, न्यूटन्स थर्ड लॉ भी चाहिए, विद द प्रोविजन दैट द फोर्सेस बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द पार्टिकल्स। ये कंडीशन है वहां पर, ठीक है। आप फाइन डिटेल में जाएंगे तो ये फैक्ट आपको समझ में आएगा। द वैनिशिंग यानी खत्म होना, गायब होना, द वैनिशिंग ऑफ द टोटल एक्सटर्नल फोर्स एंड द वैनिशिंग ऑफ द टोटल एक्सटर्नल टॉर्क, अगर ये खत्म हो जाए, बॉडी पर नहीं काम करें, आर इंडिपेंडेंट कंडीशन, दोनों कंडीशंस अपने आप में इंडिपेंडेंट है। यानी ये भी हो सकता है कि टॉर्क हो, फोर्स ना हो, फोर्स हो, टॉर्क ना हो। वी कैन हैव वन विदाउट द अदर, ऐसा भी हो सकता है, और दोनों साथ में भी हो सकते हैं, आपको समझ के चलना है। इन कपल की बात हम अगर कर रहे हैं, टोटल एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो बट टोटल टॉर्क इज नॉन जीरो। जहां भी कपल काम करता है इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होने से नेट फोर्स जीरो हो जाता है, पर नेट टॉर्क जीरो नहीं होता, टोटल टॉर्क ट्वाइस हो जाता है। The total torque on a system is independent of the origin if the total external force is zero। external force zero है तो भी total torque जो है वो जीरो नहीं होगा और सिस्टम पर डिपेंड नहीं करेगा। ये हमने एक सॉल्व एग्जांपल में प्रूव किया था बच्चों। यानी आप ओरिजिन कहीं पर भी ले लें, ओरिजिन शिफ्ट कर लें, उससे इस टॉर्क पर कोई फर्क नहीं पड़ता।
The center of gravity of a body coincides with its center of mass only if the gravitational field does not vary from one part of the body to the other. Extended body नहीं है, g की वैल्यू उसके सभी हिस्सों के लिए समान है, तो सेंटर ऑफ मास ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, अदरवाइज नहीं होगा. 8th point, the angular momentum L and the angular velocity यानी कोणीय संवेग L और कोणीय वेग ओमेगा are not necessarily parallel vectors. जरूरी नहीं है पैरेलल होना, एंटी पैरेलल हो सकते हैं, ठीक है, पैरेलल होना जरूरी नहीं. एंटी पैरेलल हो सकते हैं क्या, कैसे समझते हैं. However, for the simpler situations discussed in this chapter, when rotation is about a fixed axis, which is an axis of symmetry of the rigid body, relation L equal to I omega holds good, where I is the moment of inertia of the body about the rotation axis. In general तो दोनों की डायरेक्शन सेम ही होती है, ठीक है, और ये पैरेलल वेक्टर्स होते हैं. पर अगर ओरिजिन चेंज कर लिया जाए, वही जो डायग्राम अभी थोड़ी देर पहले मैंने बनाया था, तो इनकी डायरेक्शन अलग हो सकती है, कुछ एंगल पर भी ये हो सकते हैं, एल और ओमेगा. तो डिपेंड करता है एक्सिस ऑफ रोटेशन की चॉइस पर. तो दिस इज ऑल अबाउट. इस पॉइंट को आप थोड़ा सा पीछे जाएं, किताब खोलें और समझने की कोशिश करें, जहां पर वो जो डायग्राम था जैसा भी मैंने डिस्कस किया, इस तरह के डायग्राम की मदद से समझाया गया है, ओरिजिन को शिफ्ट करके या फिक्स्ड एक्सिस को शिफ्ट करके. सो ये चैप्टर खत्म होता है बच्चों. एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे हम, पहले एनसीईआरटी करेंगे, एग्जाम्पलर करेंगे, और जो कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चंस हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के जो मटेरियल हैं, शीट्स हैं, वो सब देखेंगे, उसमें जो भी रेलेवेंट कंटेंट होगा. तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही. जल्दी ही मिलते हैं. टिल देन, हैप्पी लर्निंग.